और बहुत जवाबदार तरीके से अपने विभाग का संचालन कर रहे हैं और जिनका उज्जैन से उतना ही प्रेम है जितना मेरा भी उज्जैन से प्रेम है, ऐसे हमारे मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। हमारा अपना आज का इस कैंपस का शुभारंभ विक्रमोत्सव का एक हिस्सा है और विक्रमोत्सव का हिस्सा होने के नाते से मैं एक और आनंद महसूस कर रहा हूं। इस कार्यक्रम की शुरुआत यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से 29 फरवरी को की गई थी। उज्जैन के उस आयोजन को जब दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का शुभारंभ यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। काल गणना का वो केंद्र जिसकी हजारों हजार साल से पहचान रही है, ऐसे में अभी हम ग्रीनविच से अपना स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं, भारतीय स्टैंडर्ड टाइम की बात भी करते हैं, लेकिन वैदिक घड़ी का स्टैंडर्ड टाइम अभी ये रिसर्च की बात है। लेकिन ऐसे मामलों को लेकर भी एक IITN कानपुर ने अपना एक ऐप बनाया और उसको दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया। हमारे ग्रह, नक्षत्र, तारे सबकी गणना करने के लिए भारतीय दृष्टिकोण क्या हो सकता है, भारतीयता से कैसे सोचा जा सकता है, यह अद्भुत प्रयोग हुआ और आज हमने देखा कि वैदिक घड़ी बनकर के सबके बीच तैयार है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के उस शुभारंभ का। और अभी 4-6 दिन की बात है, मोदी जी ने शुरुआत की उज्जैन का वो मान बढ़ाने की, जिसके कारण से हजारों हजार साल से उज्जैन का अलग दुनिया में मान सम्मान पुराने समय था, लेकिन आधुनिक काल में वो मान सम्मान पुनर्स्थापित हो, मध्य प्रदेश का मान पुनर्स्थापित हो। और केवल मध्य प्रदेश का नहीं, दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में हमारी वो ज्ञान की ध्वजा फिर लहराने लगे। इसलिए ये बड़ा निर्णय किया गया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज उसका अगला पड़ाव आया है। उज्जैन में खगोल विज्ञान की दृष्टि से एक बड़ा कदम उठाया माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के मौजूदगी में। जोरदार अभिनंदन माननीय धर्मेंद्र जी का इस नाते से भी। मंच पर विराजमान मेरे साथ माननीय धर्मेंद्र जी के अतिरिक्त हमारे अपने वरिष्ठ नेता उज्जैन उत्तर के विधायक माननीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी, महापौर मुकेश टटवाल जी, SCS हमारे मनु श्रीवास्तव जी। इस अवसर पर हमारे अपने IIT के सभी अधिकारीगण, जोरदार अभिनंदन करें इस कॉलेज के प्राचार्य सहित, और आप सब आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, प्राध्यापक बंधुओं। मैं खास करके जैसे शिवरात्रि की मैंने बात कही है, यह अलग बात है कि काल के प्रवाह में हमारे अपने ऐसे कई रहस्यों का समय के साथ उद्घाटित होते जा रहा है और दुनिया उसको मानती जा रही है। हमारी संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि सदैव नित्य नूतन नवीन जो होता है उसमें सबका हमारा अपना मन और अपनी संस्कृति उसको पुष्पित पल्लवित करती है, उसको प्रोत्साहन देती है। और काल के प्रवाह में हम तो इतना आगे सोचने वाले हैं, जिनको मानना वो माने, जिनको न मानना न माने। लेकिन काल के प्रवाह में ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सृष्टि का आज जो है वो अंततः कोई न कोई दिन इसका समापन होगा, प्रलय होगा। तो जब प्रलय होगा तो फिर उद्भव भी होगा, और प्रलय और उद्भव के बीच में हर एक काल गणना का समय उसका नियत है, वो समय कभी कम ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसे में समय के साथ जब प्रलय होगा और प्रलय में ये सब कुछ नष्ट होगा, जब नष्ट होगा तो फिर उद्भव होगा। आध्यात्म की दृष्टि से माना जाता है कि जब ये सब कुछ नष्ट होगा तो ऐसा माना जाता है कि वो हमारा वो दिन होगा जिसमें ब्रह्मांड की समाप्ति के साथ ब्रह्मा जी की नींद लगेगी, वो आराम करेंगे, वो रात्रि विश्राम करेंगे। लेकिन वो रात्रि विश्राम कब तक होगा, कितने समय के लिए होगा? वो उनकी नींद निकलेगी रात की तो लगभग 84 लाख हजार साल पहले की बात होगी। उसके बाद एक दिन ब्रह्मा की आंख का खुलेगा तो दोबारा हमारी दिन की शुरुआत होगी। ब्रह्मा को जगाने का अगर कोई काम करेंगे
वो महाकाल करेंगे। बाबा महाकाल की नगरी से वो चेतना आती है इस सृष्टि में, ऐसा माना जाता, क्योंकि शिव ही सृष्टि के हमारे प्रदाता भी है और संहारक भी है, ऐसा माना जाता है। ऐसे में आज का दिन शिवरात्रि का दो तरह से माना जाता है। कुछ लोग आज के दिन भगवान शिव के प्राकट्य का दिन भी मानते हैं। दुनिया में निराकार इस सृष्टि जगत में एक अद्वितीय चेतना, कोई चराचर अजर अमर एक चेतना है, जिस चेतना से संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है। और उस संचालन करने वाली ताकत को ढूंढने के लिए आधुनिक विज्ञान अपने ढंग से लगता है। वो आज कुछ पाता है, कल वो लगता कि बस यही हो गया, उससे आगे भी फिर कुछ और मिलता है, फिर वो लगता कि यही सब हो गया, उससे आगे भी कुछ होता है। जैसे गैलीलियो ने कहा कि परिक्रमा कौन लगाता, सूर्य या पृथ्वी। उसके बाद के भी न्यूटन से लेकर के सभी के अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग तरह के बात करने वाले लोग आए। अब न्यूटन का थर्ड लॉ हमको सबको मालूम है, क्रिया की बराबर लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कोई उसको स्थायी मान ले, लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ भी अब प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ गया है, वो भी पर्याप्त नहीं है, उससे आगे भी कुछ हो रहा है। ब्लैक होल में क्या होता होगा, दुनिया अभी कहां तक जाएगी कुछ कह नहीं सकते। जो आज हो रहा है वो कल कुछ होगा, कल होगा, परसों कुछ होगा। इसलिए हमारी संस्कृति तो इतनी जीवंत है कि हमने अपने यहां तो छोड़ो, अपने देवी देवताओं का भी हमने केवल जयंती मनाने का निर्णय किया है। शरीर का निर्माण तो सबका होता, शरीर सबके छूटते हैं, हम केवल जन्म जयंती मना करके आनंद मनाते। भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, सबकी जन्माष्टमी मना के आनंद लेते हैं। हमारे जीवन में अपने घर के अंदर तो जो शरीर छोड़ दे उसका चित्र भी उस अवस्था का रखना निषिद्ध माना गया है, भले वो कितना आत्मी क्यों न हो। शरीर गया तो हम उसका विसर्जन अपनी तैरवी करके खत्म कर लेते, ये हमारे शरीर की विशेषता है। यद्यपि हम सब जानते हैं हमारा आत्मीय और किस प्रकार का लगाव हो सकता है। काल के प्रवाह में जो हम कहते हैं वो हमारी शिक्षा में भी आना चाहिए और ये निरंतर खोज का विषय होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, खगोल की दृष्टि से, उज्जैन साइंस की दृष्टि से हजारों हजार साल से इसकी महत्ता है। लेकिन काल की नगरी हमारे यहाँ चूंकि धार्मिक भाव ज्यादा हो जाता है, वो पुट ज्यादा हो जाता, तो काल की नगरी महाकाल की नगरी, और महाकाल की नगरी तो महादेव की नगरी, और महादेव की नगरी से वो एक धारा निकालना बाकी थी जो विज्ञान की तरफ ले जाती है। ये विज्ञान की शुरुआत हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यह विज्ञान की नगरी के नाते से दुनिया में स्थापित होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि महाकाल के अनन्य भक्त हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, और इस अवसर पर मेरे मित्र संतोष जी यहाँ बैठे हैं, IITN यहाँ राजू दीक्षित जी बैठे हैं। हम सब लोगों ने प्रयास किया है, पीछे यहाँ साइंस पार्क भी बना था, यहाँ अपना ऑब्जर्वेटरी भी बनाई साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से। सरकार तो आएगी और जाएगी, सरकार को कई काम करना चाहिए, लेकिन सरकार आज की व्यवस्था जनता की, आम जनता की सुख सुविधाओं की व्यवस्था करे वो अपनी जगह है, वो हमको करना ही चाहिए। लेकिन जिस संस्कृति के संवाहक हम लोग हैं वो खोजपूर्ण संस्कृति है, और खोजपूर्ण संस्कृति होने के नाते से हजारों साल से हमारे यहाँ नित्य नूतन रिसर्च को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसलिए रिसर्च में भी, रिसर्च का एक तरह से वो कैसे संबंध जुड़ेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हमारे यहाँ ऋषि मुनियों की परंपरा है, और ऋषि मुनियों की परंपरा में मुनि तो अपने आप में वो अपना पूरा जीवन एक तरह से ब्रह्मचर्य को धारण करके व्यक्तिगत साधना में लगाते हैं। लेकिन ये जो वैज्ञानिक परंपरा है ये हमारे यहाँ ऋषि परंपरा के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक यानी ऋषि मतलब रिसर्च करते हुए दुनिया के अंदर जो सुव्यवस्था स्थापित हो जाए और उनके अंदर जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, ये एक तरह से वैज्ञानिकता से जोड़ने वाला एक मार्ग है। इसीलिए जब भी हमारी संस्कृति पे आक्रमण हुए, आज नहीं हजारों हजार साल से, तो वो आम जनता को कोई आक्रमणकारी मारने नहीं आया, वो मारने आए हमारे ऋषि मुनियों को। उन्होंने कहा अगर भारत को कब्जा करना, भारत का अगर खत्म करना, भारत की भारतीयता मिटाना है तो आदिकाल से हमारे ऋषि मुनियों पे अटैक किया। वो आज के काल से और पुराने काल से हम देख सकते हैं, लेकिन बदलते दौर का भारत यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब हमारा अपना उज्जैन सहित पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की परचम नगर लहरा रहा है।
तो ये इसी प्रकार के नवाचारों के लिए जाना जाएगा और काल के प्रवाह में दुनिया यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण करेगी, हमारी अच्छाई दुनिया सीखेगी, वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं को लेके चलेंगे। आज ये इतना बड़ा काम हुआ, हमारी कैबिनेट तो बाकी है, लेकिन धर्मेंद्र जी ने कहा कि सुबह शीघ्रम करना है तो देर क्या करना। हमने कहा कि आप अपना ये IIT का अपना एक डीप टेक रिसर्च सेंटर उज्जैन में खुलना चाहिए। तो उन्होंने कहा जरूर खुलेगा, लेकिन खुलने के पहले वो 2-3 साल निर्माण में लगेंगे। 275 करोड़ की हमको मंजूरी देना है। 275